या तो अपनी कुर्सी बचा रहे हैं, अपनी कुर्सी की चिंता है। कुर्सी कुर्सी भी बचा रहे हैं, लेकिन कुर्सी बचाने से ज्यादा ये क्या कर रहे हैं कि ये पैसा बाहर भेज रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज और दूसरे दुबई वगैरह और दूसरी कंट्रीज में, क्योंकि उनको पता है कि किसी भी वक्त जो है यहाँ से भागना पड़े तो पैसा जो है और जायदादें ये बाहर बना रहे हैं, ये उसमें बिजी हैं। कुर्सी तो बचे या ना बचे, पाकिस्तान में तो कुर्सी का कोई पता नहीं होता कि कब आई और कब गई। जी। लेकिन जब आ जाए तो फिर पहला काम ये होता है कि पाकिस्तान के खजाने लूटो, अवाम के ऊपर टैक्स लगाओ, उनको लूटो, बिजली के बिलों के जरिए जो भी है, जो बाहर से लोन आ रहा है उसमें से जो है वो माल बनाओ, जो ठेके हैं उनमें से माल बनाओ, सी पैक के ठेकों में से माल बनाओ, और उसके बाद जो है वो सारा पैसा बाहर पहुंचाने नहीं, का ठीक है, आपने चैनल ये बनाओ माल बनाने में ताकि। बिजी रहते हैं और हाँ इतिहास इस बात का गवाह है। अब ये माल कहां हाँ कहां से बना रहे हैं? मैं कर्नल दिनेश नैन के पास जा रहा हूं। वैसे इसका नाम पाकिस्तानी आर्मी नहीं, ये माल बनाओ आर्मी होनी चाहिए, क्योंकि अपने सैनिकों की सुरक्षा तो कर नहीं सकते। ये माल बनाओ आर्मी कैसे है भैया? इन्होंने खोली दुकान फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड, इन्होंने खोली दुकान अस्करी बैंक लिमिटेड, इन्होंने खोली दुकान फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड, इन्होंने खोली दुकान फौजी फूड्स लिमिटेड, इन्होंने खोली दुकान अस्करी सीमेंट। अच्छा, एक सीमेंट पहले बना रहे फौजी सीमेंट, एक और सीमेंट कंपनी आ गई अस्करी सीमेंट लिमिटेड, अस्करी फ्यूल्स, नेशनल लॉजिस्टिक सेल, फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। अच्छा, ये हथियार भी बनाते हैं। फौजी फाउंडेशन, डिफेंस हाउसिंग, अच्छा घर भी बनाते हैं, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी। मतलब ये पता नहीं क्या क्या बेच रहे हैं, घर, सीमेंट, मकान, दुकान, राशन पानी, आटा चावल दाल तेल पानी सब ले लो, काम कुछ नहीं करना है, बस दुकानें चलानी भाई है। वो और पैसा जो है उसको बाहर भेज पूरे दो, मुल्क पे कब्जा लंदन में है। मकान खरीद लो, और बाकी जो सैनिक हैं उनको मरने के लिए बलूचिस्तान भेज दो, खैबर पख्तूनख्वा भेज दो। कर्नल दिनेश नैन। हाँ। और यही नहीं विवेक, अभी लेटली जितनी भी फर्टाइल जमीनें हैं पाकिस्तान आवाज की, नहीं आ रही। जो पाकिस्तान की जो फर्टाइल जमीनें हैं वो सब भी अब पाकिस्तान आर्मी ने अपने कब्जे में लेनी शुरू कर दी लीज के ऊपर, यानी खेती बाड़ी भी यही करेंगे। अच्छा, देखिए जहां तक सवाल है पाकिस्तानी आर्मी का, ये अब हम इसको काफी प्रोफेशनल आर्मी मानते थे, टू बी ऑनेस्टली स्पीकिंग, आज से करीब 2 दशक पहले तक, जब तक इसके अंदर मुशर्रफ ने आकर के कंट्रोल किया, और मुशर्रफ के जाने के बाद से लेके अब तक तो हालत बहुत बुरे हो चुके हैं। जो भी जनरल आए, जो भी चीफ आए, उनका एक ही मकसद रहा, कैसे यहां से ज्यादा पैसा लूटा जाए और विदेशों में भेज के अपने बच्चों को और अपने लिए एक अच्छा आलीशान महल खड़ा किया जाए। यही इनकी जो है हमेशा हो रही। और एक बात और, ये लोग आपस में एक दूसरे की पीठ खुजाते हैं, यानी अगर आपने चोरी की है कोई बात नहीं, आप लो जाओ, अगला नंबर मेरा है, तो मैं जब चीफ बनूंगा या मैं जब कोर कमांडर बनूंगा तो मैं करूंगा। बलूचिस्तान के अंदर विवेक, इतना ज्यादा ब्लैक में तेल आता है ईरान की तरफ से, इतना ज्यादा वहां पे अफीम और इतना ज्यादा वहां पे ये स्मगलिंग होता है चीजों का, कि वहां का जो कोर कमांडर है वो तो एक तरीके से आप लगा लीजिए 2 दिन में शेख बन जाता है। अब रही बात, देखिए इनका आर्मी का ये हाल जो हो रहा है, टीटीपी के सामने ये कमजोर क्यों है? देखो मैं थोड़ा सा इसको ना, आपको इसको विवेक थोड़ा सा 2 दशक पीछे ले जाना चाहूंगा, 3 दशक पीछे। जब रशिया ने अटैक किया तो सऊदी अरब से लेके सभी जितने भी मुस्लिम कंट्रीज थे, उन्होंने यहां पे अपने मुजाहिद भेजने शुरू किए, यहां पर जो है लश्कर भेजने शुरू किए। वो पाकिस्तान में आते थे, और पाकिस्तान में आने के बाद मैं बताऊं उनका सबसे मेन ठिकाना लड़ाई में जाने से पहले क्या होता था? पाकिस्तान के इस्लामाबाद की लाल मस्जिद, और उस लाल मस्जिद के अंदर मौलाना अजीज और मौलाना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अजीज तो उसका ब्रदर, छोटा ब्रदर था रशीद, मौलाना रशीद जो थे, ये दोनों इन सब लोगों को जो कि हजारों की संख्या में ट्रेनिंग करते थे, ये सब यहां से अपना इस्लाम का पाठ लेकर के अफगानिस्तान में जाते थे। और धीरे 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 ये लाल मस्जिद इतनी मजबूत हो गई कि इन्होंने एक टाइम पे फॉरेनर्स को भी ये बोलना शुरू कर दिया था कि आप मैसाज नहीं करा सकते इस्लामाबाद के अंदर, चाइनीज को एब्डक्ट कर लिया था। और जब चाइना ने इनको डंडा दिया मुशर्रफ को, तो इस लाल मस्जिद के ऊपर एक्शन हुआ था। लेकिन इस मस्जिद को एक्शन होने से पहले इतने पश्तून, इतने पठान यहां से ट्रेनिंग लेके जा चुके थे टीटीपी के, या कह लीजिए तालिबान के, कि आप उसका कोई गिनती नहीं थी। और जब इन लोगों के ऊपर प्रेशर पड़ना शुरू किया, तो एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी होकर आई सामने, जिसका नाम था पश्तून तहफुज मूवमेंट।
आज की तारीख में मंजूर पश्तूनी जो उसके लीडरशिप कर रहे हैं जी। और इस पश्तून मूवमेंट ने पूरी डोरंड लाइन के साथ साथ वजीरिस्तान से लेकर के नॉर्थ और साउथ ले लो, खैबर पख्तूनवा ले लो, स्वात वैली ले लो, और यहां तक की जो खुशदार डिस्ट्रिक्ट है आपका बलूचिस्तान का, यहां तक विवेक ये सारे के सारे पठान बैठे हैं। और इन पठानों के अंदर अब वो जो जज्बा लड़ाई का, रशिया से, अमेरिका से, इन सब से लड़ने के बाद ये ऐसे कट्टर लड़ाके बन चुके हैं कि पाकिस्तान आर्मी ने जो आज आप कह रहे हो आसिम मुनीर ने जो वक्तव्य दिया है, एक्चुअली हुआ क्या है कि अली अमीन गंडापुर जो चीफ मिनिस्टर है केपीके का, उसने घेरा इसको, पाकिस्तान की जो आज की तारीख में क्या कहते हैं कठपुतली सरकार है और सेना को, और उनसे पूछा कि जिस तरीके से आप मार रहे हो, बम्बार्डमेंट कर रहे हो, रॉकेट्स मार रहे हो, अगर ऐसा करते रहे तो फिर इसका जवाब आपको देना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। हमारे साथ इस वक्त इरशाद अहमद जी जुड़ रहे हैं। इरशाद अहमद जी पाकिस्तान से, नेता PMLN, बहुत इस्तकबाल करते हैं सर आपका। आज की डिबेट में आपके सेना प्रमुख का एक बयान आया जो मैं कोट करना चाहूंगा। इरशाद अहमद जी, अगर मेरी आवाज आपको आ रही हो तो मैं इरशाद करना चाहूंगा कि जनरल आसिम मुनीर कहते हैं कि दुश्मन भले ही कलह और डर फैलाने की कोशिश कर लें, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे, दुश्मन को सख्ती से जवाब दिया जाएगा, उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि उनकी नुकसान पहुंचाने की क्षमता कम हो जाएगी। तो मैं इरशाद अहमद जी आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जो जनरल आसिम मुनीर कह रहे हैं कि भाई दुश्मनों को सख्ती से जवाब दिया जाएगा, तो जो हमले में कुल पाकिस्तानी मारे गए 2024 में 1284, भाई उनका क्या? उन्होंने आपका कौन सा गाय खोल लिया था? उन्होंने आपकी कौन सी संपत्ति जायदाद रख ली थी कि आपने उनको मरने के लिए छोड़ दिया और आज आप जागे हैं और कह रहे हैं कि हम इनको जवाब देंगे? अब तक आपके 1661 पाकिस्तानी सैनिक घायल हुए 2024 में, भाई उसका क्या? तो आपके ये जो आसिम मुनीर साहब हैं, ये तो लगता है कि कुछ हाई क्वालिटी वाला अफीम इनको मिलता होगा TTP एरिया से और उसको लेके सोते होंगे, क्योंकि इतना नुकसान होने के बाद अगर इस तरह का बयान आ रहा है और इस तरह के खोखले बयान आ रहे हैं तो ये बहुत टेंशन की बात है। मेजर साहब, ये आदमी या तो प्योरली व्यापार में लगा हुआ है, अपना एसेट बना चुका है, लंदन अमेरिका जहां भी बनाना हो, और यहां से निकलने की तैयारी में आसिम मुनीर ने पूरा सेटअप कर रखा है। मेजर साहब, देखिए विवेक, अब ये जायज सी बात है कि एक बहुत ही फेमस क्रेडिट कंपनी है क्रेडिट सूसी जी। तो क्रेडिट सूसी जो बैंक है, इसने खुलासा किया था कि सबसे ज्यादा जो पैसा आ रहा है जो पाकिस्तान की तरफ से है, वो ब्राइबरी, एक्सटॉर्शन, इन्फ्लुएंस, ड्रग पेडलिंग, नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग, तो ये जो अलग अलग तरीके हैं यहां से आ रहा है। और ये पूरा का पूरा जो फंडिंग आती है, पैसे आते हैं, ये स्विट्जरलैंड के जो प्राइवेट बैंक्स हैं जिसमें राइट टू प्राइवेसी है, वो आधे से ज्यादा पाकिस्तानी रिटायर्ड जनरल्स के नाम पे है, सीनियर कर्नल्स के नाम पे है। दूसरा, जो भी सीपेक में कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वेंडर्स हैं, वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली पाकिस्तान मिलिट्री ऑफिसर्स के नाम पे ही कंपनीज खुली हुई है, क्योंकि जिस एरिया में जॉनसी इनकी यूनिट्स को डिप्लॉय किया गया है, उन्हीं की यूनिट के ही जो कमांडिंग ऑफिसर होते हैं, ब्रिगेडियर होते हैं, ब्रिगेड कमांडर्स होते हैं, इन्हीं के नाम पे ही ये रजिस्टर करते हैं, या इनके रिलेटिव्स के नाम पे कंपनियां रजिस्टर होती है, और ये उसी इलाके में फिर अपने बंदे लेके आते हैं कॉन्ट्रैक्टर, और सारा सरकारी पैसा इन्हीं की जेब में आ रहा है। तो देखिए, जो मर्जी कर लीजिए आप, या तो कान सीधे हाथ पकड़े या उल्टे हाथ पकड़े, पैसा एक ही जगह जा रहा है, वो है पाकिस्तान आर्मी के पास। और बदले में पाकिस्तान आर्मी ये सारा का सारा पैसा फॉरेन के बैंक्स में पार्क कर रही है, उनको वहां पे सेफ हेवन प्रोवाइड करके रखा है इन पैसों को, और पाकिस्तान की इकोनॉमी अब ना के बराबर है, क्रैश हो चुकी है।